सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा PSLV C58। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसेट उपग्रह, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? याद है, PSLV C58 से। तो उसी के साथ इसरो ने पोएम 3 में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था। अब ये पोएम क्या है? तो ये इसरो का एक PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, या यूं कहूं कि एक प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें इसरो अपने इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। अच्छा, इसको बिल्कुल सीधे शब्दों में बताता हूं, आपकी भाषा में बताता हूं जो आपको समझ में आए। ध्यान से सुनना। ये जो हमारा PSLV रॉकेट हो गया ना, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जब ये रॉकेट ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाता है तो पीछे की जो 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें फ्यूल वगैरह होता है, ये धीरे धीरे खुलते जाते हैं और फिर समुद्र में आकर के घिर जाते हैं। लास्ट में बचता है एक ऊपर वाला, टॉप वाला, जिसे स्टेज 4 बोलते हैं। उसी में अपना उपग्रह सैटेलाइट वगैरह होता है। तो ये ऊपर जाता है, ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ता है और फिर ये बेकार हो जाता है। जो स्टेज 4 का स्ट्रक्चर है वो बेकार हो गया, वो अंतरिक्ष का कचरा कहलाएगा, या इसके लिए एक शब्द होता है स्पेस जंक। वो फिर अंतरिक्ष में घूमता रहता है कचरे की तरह, और एक तरह से वो नुकसानदेह भी होता है। कभी कभी ये घूमते घूमते सैटेलाइट से भी टकरा जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता फिर। तो फिर हमारी इसरो ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि यार ये स्टेज 4 को हम फिर से यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने इस स्टेज 4 को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर लिया, जिसपे हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स अगर हमें करने होते हैं तो वो हम परफॉर्म करते हैं। तो फिर ये कैसे काम करेगा? बाकी सारा प्रोसेस तो पहले की तरह है। वो अपने ऑर्बिट तक गया, वहां पे जो भी सैटेलाइट लेकर के गया उसको छोड़ेगा। फिर ये वापस स्टेज 4 नीचे आएगा, नीचे कोई ऑर्बिट में, जहां पर भी उनको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो वहां पे जो स्टेज 4 है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। और उसी प्लेटफॉर्म को इन्होंने बोला पोएम। पोएम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी अभी, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, और इसी को आप बोल सकते हो PSLV स्टेज 4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो अभी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड एक पावर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसे भी सीधा सा समझाऊं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके हमने 180 वॉट की बिजली पैदा की है। और ये पोएम 3 मैंने लिखा हुआ है, मतलब ये इस पोएम पे हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इसलिए 3 यहां पे लिखा हुआ है। अगली बार जब हम इस पोएम को फिर से यूज करेंगे तो हो सकता है 4 लिखाया जाए, 5 लिखाया जाए, तो वो तो एक नंबर हो गया। लेकिन पोएम आपको शब्द समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इस प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा, जब हम शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में हम नखरे नहीं करते। कोई भी गला सा भी कपड़ा होगा, कैसा भी नॉर्मल कपड़ा भी होगा, तो वो हमें महंगे में चिपका दिया जाता है, वहां हम बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं। लेकिन वही छोटी दुकान पे जाते हैं, ठेले वाले के पास जाते हैं, वहां पे 10 नखरे करते हैं। वही सेम कपड़ा आपको मिल रहा होगा या वही सेम प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो वहां बार्गेनिंग करेंगे, नखरे दिखाएंगे। ये फैक्ट है। और अचानक से मैं बात आपको क्यों बोल रहा हूं? देखो, कोई भी टीचर हो गया या कोई भी ट्यूटर हो गया जो आपको पढ़ा रहा है, वो आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता है, खुद समझता है। और करंट अफेयर्स तो ऐसा है, हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज आती है, नया टॉपिक आता है, तो समझना पड़ता है। साइंस इंग्लिश वगैरह में तो चल जाता है, एक बार आप पढ़ लो, हर बार वही थ्योरम लगनी है, वही फॉर्मूला लगना है, साइंस में वही सब चीजें हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो उसके लिए पहले समझना पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे ही मैं कल इसको समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक मेरे सामने एक वीडियो आया, तो वहां पे इस टॉपिक को मैंने समझा। तो जब उन्होंने पोएम को समझाया तो पता ही कुछ समझ में नहीं आया। समझाया तो गलत, उसके अलावा पोएम की जो फुल फॉर्म है वो भी गलत बता दी। उन्होंने पोएम की फुल फॉर्म ये बताई, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। और बल्कि यूट्यूब का वो सबसे बड़ा चैनल है, लाखों बच्चे मरते हैं, लाखों बच्चे जाते हैं। तो मैंने वो आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था ना, वो बिल्कुल मैच करता है। ऐसी गलती मुझ जैसा कोई छोटा चैनल वाला कर देना, बच्चे उसका गला पकड़ ले, वहां कोई कुछ नहीं बोलता। खैर, अपने तो राम जी मालिक है। अगला बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं आपको यहाँ रिवीजन कराऊं। पहले तो मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि अभी कौन कौन से उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। तो एक तो आपको याद होगा NVS-01 उपग्रह, नेविगेशन की 2nd जनरेशन का पहला रॉकेट था ये। इसको हमने लॉन्च किया था GSLV F-12 से। और इसरो ने अभी भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, SSLV-D2 उसका नाम है, श्रीहरिकोटा से। और ये 3 सैटेलाइट लेकर के गया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2। उसके अलावा हमने भूटान का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था INS-2B PSLV C-54 से। सिंगापुर का एक उपग्रह लॉन्च किया था टेलियोस
टू PSLV C55 से, ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था। उसके बाद PSLV C56 से भी हमने सिंगापुर का ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, DSSAR उसका नाम है। फिर PSLV C57 से भारत का सूर्य मिशन जो है, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 हमने लॉन्च किया था। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ये अपने टारगेट पे पहुंच चुका है। हमने इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था और अभी 6 जनवरी 2024 को ये अपने लैंग्राज 1 पॉइंट पे पहुंच चुका है। और अभी लास्ट हमने पढ़ा था PSLV C58, इससे हमने एक्सपोसेट को लॉन्च किया था, जो अपने साथ 2 पेलोड लेकर के गया था, वो भी याद रखना। उसका नाम उनके नाम है पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। अच्छा, आप लोग अब कमेंट करके बताना चंद्रयान 3 को हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया, और अभी फॉल्कन 9 से हमने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे। बाकी इसरो की बात करते हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, ये एस सोमनाथ जी की ये बायोग्राफी आई थी, निवालू कुदिचा सिम्हांगल इसका नाम है, मलयालम भाषा में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा ओपेनहाइमर। हम बात कर रहे हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 की, इस बार ये 81वां संस्करण है। इसका आयोजन हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में। इंपॉर्टेंट आप याद रख लो, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ड्रामा में ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्टर रहे हैं किलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के। बेस्ट एक्ट्रेस हैं लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी की। और बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, ओपेनहाइमर के ये डायरेक्टर हैं। तो फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर का नाम याद रख लो। वैसे ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको बता दूं, ये अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय फिल्म और टीवी दोनों में उत्कृष्टता एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। और 2 पॉइंट और याद रखना कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था? AR रहमान थे, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए मिला था। और पिछले साल 2023 में जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में हमने देखा था, नाट्टू नाट्टू, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला एशियन सॉन्ग बना था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, और अभी करंट अफेयर्स वाले ये पॉइंट्स भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सेंथिल पांडियन को। सेंथिल पांडियन का नाम याद रखना, जिनको अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? ब्रजेंद्र नवदीप का स्थान लेंगे। आपको पता है विकासशील, अभी हमने पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। शशि सिंह की बात करें, अखिल भारतीय रबर आयोग संघ के अध्यक्ष बने। और ऋत्विक रंजनम पांडे, मैंने कहा इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसलिए बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। 16वें वित्त आयोग के सचिव बने, जबकि अध्यक्ष तो सबको पता है अरविंद पनगड़िया हैं। बाकी अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 164 है। अब आप पूछोगे 164 नंबर का सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। और पहली महिला डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये कहां से है? ये नाइजीरिया से हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी ये यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा। और इस 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष बनाए जाएंगे डॉक्टर थानी अल जायूदी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर बताइए कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रसादम। तो ये देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ यानी कि हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है, जिसका अभी उद्घाटन किया। किसने किया उद्घाटन और कहां पे किया? ये भी प्रश्न बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। किसने? जो अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव ने। वैसे वहां पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया जी, वो भी उपस्थित थे, लेकिन उद्घाटन किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल लोक में। मतलब आप समझो ये प्रसादम एक जगह का नाम दे दिया, जैसे कि होता है ना चौपाटी बाजार होता है जहाँ पे खाने पीने की चीजें होती हैं, उस तरह से। तो इस प्रसादम में 17 दुकानें होंगी जो पारंपरिक स्वस्थ भोजन और मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसेगी। यहाँ पे जो खाना वगैरह बनाया जाएगा बिल्कुल RO का पानी इस्तेमाल होगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मतलब यहाँ पे जो जंक फूड वगैरह आप खाते हो, तली भली चीजें, समोसा, कचौड़ी, सेव, प्लास्टिक वगैरह, ये सब प्रतिबंधित रहेंगी। हेल्दी फूड मिलेगा। और ये प्रसादम कितने रुपए की लागत से तैयार हुआ ये भी बता दूं, 1,75,00,000 रुपए बताए गए।
और ये तो देश का पहला हो गया। वैसे इस तरह के पूरे देश में 100 स्ट्रीट फूड बनाए जाएंगे देश में अलग अलग जगहों पे, लेकिन पहला है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बना है ये याद रखना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नाम याद रखना, प्रसादम है। और अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो प्रसादम से तुरंत आपको याद आना चाहिए, माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि प्रसादम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तमिलनाडु के पंचमेड़तम प्रसादम की बात आपको याद आई होगी, क्योंकि कुछ समय पहले उसको जीआई टैग मिला था। अच्छा, भारत या दुनिया में कुछ चीजें पहली बार हुई 2023 में, तो वहां से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो आपको पता है भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? आरोग्य मैत्री क्यूब। और दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पीबॉट किसने तैयार किया था? साउथ कोरिया ने। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी आधारशिला रखी गई तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। यहाँ पे जो समुद्र का खारा पानी उसे पीने योग्य बनाया जाएगा। उसके अलावा भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में, और उसका नाम रखा शांतिगिरी विद्या भवन। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा तमिलनाडु में। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च हुआ? चेन्नई में। और फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, तो आंसर होगा गोवा। और देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक स्थान है केरन, और वो किस नदी के तट पर है अगर पूछे तो किशनगंगा नदी। और उत्तर प्रदेश ने कहा कि वो लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगा। दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये बना गुजरात के कल्लोल में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पे बनाया जाएगा? आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आता है तो सबसे पहले क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इसी के साथ हम रिवीजन वाले वीडियोस भी अपलोड करते हैं, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रिवीजन आपको कराया जाता है। बहुत क्विक रिवीजन कराते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे डिस्कस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आप कह सकते हो सुपर फास्ट रिवीजन। तो अगर आपने वो रिवीजन वाली क्लास एक बार भी अटेंड नहीं करी है तो वो क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने करी है उनको बेनिफिट हो रहा है। आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट के कमेंट से ही पता चल जाएगा। बाकी आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना। आज की वीडियो के हम लाइक का टारगेट रखेंगे 6000 लाइक का। हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, प्लीज अगर आपको वीडियो से मदद मिलती है तो इसकी मदद जरूर करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, स्टडी ग्रुप है तो शेयर जरूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन हुआ अभी गोवा में 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 तक। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पिछले 2-4 महीने के अंदर जो भी हमने फेस्टिवल मनाए वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बाकी अगर गोवा के स्टैटिक जानना चाहो पहले, तो गोवा की कैपिटल होती है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। बाकी अब देखो, अभी बंगस वैली महोत्सव का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। लेवेंडर फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया गया था उत्तराखंड में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा त्योहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे फूलों का त्योहार बोलते हैं। चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछे ना आपसे कि केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं तो नागालैंड आंसर करना। वहीं केर पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का है। बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है असम में, जहाँ पे बिहू नृत्य भी आपको पता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये मनाया गया था गोवा में। गोवा में अभी लूसा फोन महोत्सव भी मनाया गया था। और प्रकाश स्तंभ से याद आएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बाकी एंथोरियम महोत्सव ये मनाया गया मिजोरम में। और बन्नी उत्सव ये मनाया गया था आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में थे, बिल्कुल लेटेस्ट, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। एक्चुअली में उड़ीसा के 7 उत्पादों को अभी 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। सारे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये थोड़ा सा जान लो, जीआई मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
और कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? वर्षों के लिए वैलिड रहता है। वहीं अगर किसी का कोई एक्सपेरिमेंट या प्रोडक्ट उसको पेटेंट किया गया है तो वो पेटेंट रहता है 20 वर्षों के लिए वैलिड, ये भी याद रखना। और ये एक्ट आया था 1999 का। पहला कब मिला था? 2003 में। किसे? दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अब इसके 7 प्रोडक्ट्स कौन कौन से वो मैं आपको बताऊं तो एक तो कोरापुट काला जीरा चावल हो गया। वैसे इसके बारे में हो सकता है किसी ने पहले भी सुन रखा हो, पहले घोषणा हुई थी लेकिन अभी फाइनली दे दिया गया। चावलों का राज्य इसे कहते हैं। एक लांजिया सोरा पेंटिंग्स हो गया, एक डोंगरिया कोंद शॉल हो गया, एक खजूरी गुड़ा हो गया, एक तरह की मिठाई है। एक मिठाई और है डेंकनाल माझी, और एक सिमलीपाल काई चटनी के बारे में हमने पढ़ा भी था, इंपॉर्टेंट है ये। एक नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन। तो ये अभी उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला। अभी आप देखेंगे 2024 में लगभग हमने 10, 12, 15 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया है। तो एक बार मैं वो सारे आपको रिवाइज भी कराऊंगा, एक आध दिन रुक जाओ आप। अभी जिनको भी जीआई टैग दिया गया है वो अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर दिन मैं एक अलग क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। चाहूं तो मैं एक साथ भी बता सकता हूँ, मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं तो वो चीज आपको याद रहती है। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दूंगा, अच्छा इसके अलावा ये तो वो आपको ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा पर्टिकुलर तो आपको ध्यान रहेगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि यहां मैं क्वेश्चन रखूंगा तो इनको वीकली करंट अफेयर्स में, मंथली करंट अफेयर्स में और रिविजन वाले में भी कराऊंगा। और आपकी जो क्विज में अपलोड करता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वहां पे भी एक क्वेश्चन अपलोड होगा। तो इतनी बार ये आपके आंखों के सामने से निकलेगा, इतनी बार आप सुनोगे ये मेरे मुंह से, तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा में करा दूंगा तो दिक्कत है, फिर आपको याद नहीं रहेगा। अभी 2-3 दिन में मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा, 2024 वाले ही रिवाइज कराऊंगा पहले। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में संस्कृति के आयाम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मनोरम मिश्रा ने। अच्छा पहले तो बात करें इस बुक को लॉन्च किसने किया, तो हमारे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, उन्होंने। बुक का नाम है संस्कृति के आयाम और इसको लिखा किसने है? मनोरम मिश्रा ने। ये बुक भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में बात करती है। अच्छा हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, अभी उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। उसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन, इनकी बुक आई थी ब्रेकिंग द मोल्ड नाम से। और अश्विनी कुमार की बात करें तो अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नाम से बुक लिखी। और राकेश पाठक, इन्होंने सिंधिया और 1857 नाम से बुक लिखी थी। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया? तो आंसर होगा 4797 करोड़ रुपीस। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी और इसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ बढ़ाने के लिए ये पृथ्वी विज्ञान नाम से एक योजना शुरू की है। एक्चुअली में इसमें 5 योजनाओं को शामिल किया गया है जो वर्तमान में चल रही है, और उन्हीं को मिलाकर के ये योजना नाम दे दिया पृथ्वी विज्ञान योजना। और किन किन 5 योजनाओं को इसमें शामिल किया वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। वैसे तो मैंने लिस्ट लगा दी आपके सामने, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। एक अक्रॉस योजना हो गई, एक ओ स्मार्ट है, एक पेसर हो गई, एक सेज योजना है और एक रीच आउट है। बाकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए कितना बजट रखा गया है, मतलब कितना खर्च किया जाएगा, 4797 करोड़ रुपीस। और इस योजना की अवधि रखी गई है, समय सीमा 5 साल। और उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना और वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक सेवाओं में परिवर्तित करना, जिससे समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लाभ हो सके। अच्छा वैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से ही एक प्रश्न और याद आएगा, इसने अभी समुद्रयान मिशन भी शुरू किया था, जिसमें 3 व्यक्तियों को गहरे समुद्र के नीचे भेजा जाएगा। कितना नीचे? 6000 मीटर नीचे। और जिस वाहन में वो बैठ करके जाएंगे तीनों इंसान, उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 उसका नाम है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अच्छा योजनाओं का वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये 2023 में हमने पढ़ी थी। एक अम्मा और बहिनी योजना याद होगा, सिक्किम ने शुरू किया था। हर घर गंगा जल कार्यक्रम बिहार ने शुरू किया था। क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना था हरियाणा। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? मिशन वात्सल्य योजना। और आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? मेरी माटी मेरा देश। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया था हरियाणा ने ही। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ,
2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो आंसर होगा 5वां कार्यकाल है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। उनकी पार्टी है आवामी लीग और अभी इसने 2024 में हुए राष्ट्रीय चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है। तो अब आवामी लीग की जो अध्यक्ष यानी कि शेख हसीना है वो 5वीं बार सरकार बनाएंगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2009, 2014, 2018 के बाद 2024 में वे लगातार चौथी बार सरकार बनाएंगी। इससे पहले वो 1991 से लेकर 1996 तक भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो टोटल जोड़ोगे तो 5वां कार्यकाल है, लगातार में जोड़ोगे तो चौथा कार्यकाल है। बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका। यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा, करेंसी है टका। और अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी होंगी फिर से। और आप कह सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला शेख हसीना है। और अभी आपको याद हो तो हमने बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था मेघालय के उमरोई में। और अरब सागर में जो चक्रवात आया था बिपोर, जो याद होगा, उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओविजोन 3 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्वीडन। तो ओविजोन 3 ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। किस देश का है? स्वीडन का है। और इसे किस कंपनी ने बनाया? कंपनी है मैक्सार कंपनी, उसने बनाया। अब इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे स्वीडन की कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम होती है। अच्छा, फॉल्कन 9 से 2 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको याद होगा अभी भारत ने फॉल्कन 9 से अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था GSAT-20। और GSAT-20 भी याद रखना है, इसको आप CMS-03 भी बोल सकते हो या GSAT-N2 भी बोल सकते हो। एग्जाम में अगर GSAT-20 नहीं आया तो छोड़ करके मत आना। बाकी अभी फॉल्कन 9 ने नासा के सीक्रेट स्पेस प्लेन X-37B को भी लॉन्च किया था। ये फॉल्कन 9 स्पेस एक्स का रॉकेट है जो कि एलन मस्क की कंपनी है। और एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को छोड़ने का रिकॉर्ड भी स्पेस एक्स के पास है। 143 सैटेलाइट्स को इसने लॉन्च किया था फॉल्कन 9 से ही। इसने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने इससे पहले 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था एक साथ। और किस रॉकेट से किया था हमने? PSLV C-37 से। और एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भी स्पेस एक्स ने सतरिया-1 जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इसको लॉन्च किया था फॉल्कन 9 रॉकेट से ही। बता सकते हो ये सतरिया-1 ये किस देश का सैटेलाइट है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया का है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। और हाँ, ये आज जरूर बताना आप में से कौन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। तो इससे मुझे भी ये जानने को मिलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज है, उनके लिंक भी मैं आपको इस बहाने दे दूंगा। और सेशन को प्लीज लाइक जरूर करना, अभी भी नहीं करा तो। कई स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट का इंतजार करते हैं फिर भूल जाते हैं। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा रघुराम अय्यर। फिर पूछा किस राज्य ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? छत्तीसगढ़। और अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन है? पेट्र फियाला, चेक रिपब्लिक के ये प्रधानमंत्री हैं। और एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कौन? विकासशील। अरुणाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला? वांचो लकड़ी शिल्प। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया 6 जनवरी को। जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन हो गया, नाम है बबलू। और आखिरी प्रश्न था T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंदाना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।